हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BE-VAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को आज हम देखने वाले हैं। जो आपका पेपर है BE-V81, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का इसमें इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि आपके पेपर में ना जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे हुए रहते हैं ना, वो बार बार रिपीटेड भी आपके एग्ज़ाम में होते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आपको करके जाना है किससे रिलेटेड, BE-V81 से रिलेटेड, क्योंकि इग्नो में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रहते हैं ना, उसमें से बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके इग्नो के एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप सिंपल सा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी आप करके जाओगे, BE-81 का कम से कम 6 या 7 साल का पेपर, तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अब स्टार्ट करते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर, एनालाइज करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना है, Who was the chairperson of the committee that submitted the report, the title Our Common Future? तो कौन था चेयरपर्सन, कौन सी कमेटी का? जो टाइटल था, एक रिपोर्ट का नाम है कॉमन फ्यूचर। तो इस कम्युनिटी का क्या है, चेयरपर्सन कौन था, उसके बारे में बताना है। तो RK पौचारी करके क्या है, इस कम्युनिटी के क्या है, चेयरपर्सन है। सॉरी, RK नहीं, ग्रो हलमन ब्रुथलैंड क्या है इस कम्युनिटी के चेयरपर्सन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो इसमें बताना है कि आपको इसमें कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं है। इसमें से मीन्स ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं है, ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ इन्वायरमेंट नहीं है। तो कौन सा इसमें से कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डैम से, क्रोफिल्ड और आर्टिफिशियल लेक के। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन मतलब एक इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ है, राइट। लेकिन ये जो ऑर्चिड्स है, ये क्या है, ऑलरेडी नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं है। तो ऑर्चिड क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया। मीन्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992 वर ऑर्गेनाइज एट। जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था इन्वायरमेंट पे और डेवलपमेंट पे, ठीक है, इन 1992 में ईयर है इसका, इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन सी प्लेस थी? तो इसकी प्लेस का नाम है रियो डी जेनेरियो। कौन सी प्लेस है, रियो डी जेनेरियो। मीन्स थर्ड का ऑप्शन सेकंड क्या है, राइट है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोसिस्टम इज करेक्ट। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में इकोसिस्टम से रिलेटेड आपको दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है इकोसिस्टम से रिलेटेड करेक्ट है। तो इकोसिस्टम क्या है, रिप्रेजेंट करता है इन्यूमरस कॉन्ट्रास्ट इन साइज, साथ साथ में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ क्या है, राइट है। फिर उसके बाद में फिफ्थ, इन फूड चेन हार्बीवोरस क्या रिप्रेजेंट करता है। फूड चेन में हार्बीवोरस किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आपके ट्रॉपिकल लेवल होता है फूड चेन का, जिसमें कि 1 लेवल 2 लेवल 3 करके से आपके टोटल 5 लेवल है, ठीक है। तो फूड चेन हार्बीवोरस के बारे में बताना है कि इसको हार्बीवोरस को कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ट्रॉपिकल लेवल सेकेंड में क्या है, हार्बीवोरस को क्या है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, लार्ज रिजर्वर ऑफ सल्फर ऑन द अर्थ सरफेस इज क्या है, सॉइल एंड सेडिमेंट। क्या है, सॉइल एंड सेडिमेंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन हैज प्राइमरी कम्युनिटी। इस बताना है कि कौन सा प्राइमरी कम्युनिटी है। तो लीचेन क्या है, प्राइमरी कम्युनिटी है। कौन सा,
लीचेन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, प्रीडोमिनेट वर्ड इन अ डेजर्ट सिस्टम इको इज प्रीडोमिनेट वर्ड कौन सी है? इको डेजर्ट सिस्टम, मतलब इन डेजर्ट इकोसिस्टम में इसका नाम है जिप्सम बेंगालिस। क्या नाम है? जिप्स एंड बंगालिस करके नाम है, ऑप्शन 4 वाला। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, unattached organism in aquatic organism which live at the interface of air water, so क्या कहते हैं? न्यूस्टॉन। क्या कहते हैं? न्यूस्टॉन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, in ocean dash zone is shallow and rich in species with high productivity, इसका आंसर आएगा लिटरल। क्या आएगा इसका आंसर? लिटरल, ऑप्शन 1। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट हैज़ मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटी, इसमें से कौन सा जो फॉरेस्ट है जिसकी क्या है? मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटीज़ है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ऑप्शन नंबर 3, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, लूज ऑफ वाटर इन वेपर फ्रॉम प्लांट, लूज होना वाटर का, ठीक है, इन वेपर वे फॉर्म में, किससे? प्लांट से। तो क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ड्राफ्ट, ठीक है, इसमें बताया है ड्रॉट का क्या है? इम्पैक्ट बताया है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है ड्रॉट का। तो अगर खाली ज़मीन होगी, पूरी सूखी होगी, तो सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमिक में किसका होता है? क्रॉप का लूज ऑफ क्रॉप का होता है। मीन्स 13 का क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 2 क्या है? लाइट, लूज ऑफ क्रॉप। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, the type of soil it found in Deccan Malwa Plateau of Western and Central India is, कौन सी टाइप ऑफ सॉइल फाउंड की जाती है डेक्कन मालवा प्लेट्यू में वेस्टर्न के, और सेंट्रल इंडिया में कौन सी सॉइल फाउंड की जाती है? ब्लैक सॉइल फाउंड की जाती है। कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशंस, इसे बताना है कि कौन सा मेजर कॉज नहीं है किसका? लैंड डिग्रेडेशंस का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट ऑफ वाटर शेड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो आपका जो लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड आर ओनली फाउंड इन एम्जॉल एंड नील बेंसी, तो ये क्या आपका राइट ऑप्शन, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, इट हैज़ बीन एस्टिमेट डेट इंडिया नीड डैश परसेंटेज एरिया अंडर द फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड, तो इसने बताया है कि इंडिया को कितना परसेंटेज की रिक्वायर्ड है एरिया की अंडर द फॉरेस्ट टू मीट करने के लिए, फॉरेस्ट क्या है, ठीक है, मीट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मिलने के लिए? इकोलॉजिकल और साथ साथ इकोनॉमिक का फ़ायदा भी मिलने के लिए। तो कितने परसेंटेज की रिक्वायर्ड है? 33% की क्या है? रिक्वायर्ड है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, NTPF किसके लिए स्टैंड करता है? फुल फॉर्म क्या है? NTPF का फुल फॉर्म क्या है? नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर 2, नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डाइवर्सिटी इज नॉन एज फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी, कौन सा डाइवर्सिटी को फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। तो आपके इसमें से ना जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, आपकी यूनिट 6 में से ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको यूनिट 6 को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, जितना हो सकेगी ना। तो आपको यूनिट 6 को लाइन टू लाइन आपको कवर करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ना
यूनिट 6 से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका मैंने आपको अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, साथ साथ में मैंने आपको हर एक चैप्टर यूनिट वाइज करके मैंने आपको एक्सप्लेन भी करके दिया है, जिसमें कि मैंने आपको BE 81 के यूनिट 1 से लेके आपके फुल यूनिट मैंने आपके कवर किए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो जाके देखिए। साथ साथ में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड। साथ साथ में मैंने आपको हर एक यूनिट वाइज क्या है MCQ वगैरह भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. Which one of the following biographical zone cover the largest area in India? बायोग्राफी का जोन कौन सा, मतलब इस पर बायोग्राफी का जोन जो कवर करता है सबसे लार्जेस्ट एरिया इंडिया के अंदर, तो वो है डेक्कन पेनिनसुला। कौन सा एरिया? डेक्कन पेनिनसुला। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके कम से कम ये वाले यूनिट 6 से आपसे यूनिट 6 में से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आपको यूनिट 6 को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। साथ साथ में जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ वो आपको नोट आउट करते हुए चलना है। ठीक है, तो यूनिट 6 को तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं आपको लिंक अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी और आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21. About 2/3 of Indian endemic plants are confined to Himalayas. किससे कॉन्फाइंड है? हिमालय के साथ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22. Which one of the following is not true about India has a mega biodiversity country? से बताना है इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ये भी आपके यूनिट 6 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि इंडिया एज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंट्री, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको वो बताना है। तो इसमें कि ऑप्शन 3 में बताया गया है कि इंडिया हैज़ 6 हॉटस्पॉट आउट ऑफ 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें इंडिया कितने हॉटस्पॉट बताए गए हैं? 6 हॉटस्पॉट बताए गए। किसमें से? 34 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से। ये क्या है? पार्ट नहीं है किसका? इंडिया का हैज़ ए मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। तो ये आपके यूनिट 6 में से पूछे गए हैं क्वेश्चन सवाल आए हुए हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23. इन द फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट वॉज सेटअप एट, कहाँ पर सेटअप किया गया था प्रोजेक्ट? कौन सा? फर्स्ट वेव एंड टाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट सेटअप किया गया था केरला में किया गया था। कहाँ पर? केरला किया था। इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका आंसर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24. विच वन ऑफ द फ्लोइंग सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूट करता है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में? ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रो पावर। कौन कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया में? हाइड्रो पावर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25. विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनर्जीज यूज मैक्सिमम इन रूरल इंडिया? इसे कौन से सोर्सेज को ज़्यादा यूज़ की जाती है मतलब इंडिया के ग्रामीण शहरों में, मतलब गांव के एरिया में कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ की जाती है? कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो बायोमास का क्या है? ज़्यादा यूज़ किया जाता है रूरल इंडिया में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26. मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द प्लैनेट एट ए गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज नोन हैज, कौन सी टेक्नोलॉजी एक दी गई है उसको क्या कहते हैं? उसको बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन 3 राइट है, जो कि क्या है? बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज? इसमें से सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज का कौन सा एग्जाम्पल है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका एग्जाम्पल है पैसेंजर पिजन। कौन सा एग्जाम्पल है? पैसेंजर पिजन। ये किसका एग्जाम्पल है? सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज का एग्जाम्पल है। कौन सा? पैसेंजर पिजन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28.
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनवेसिव स्पेसीज इन द सेमी एरिड एरियाज ऑफ इंडिया। तो कौन सा सेमी एरिड जो एरियाज है इंडिया का, तो उसमें से इनवेसिव स्पेसीज कौन सी, इसके बारे में बताना है। तो जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है गोल्डन एप्पल स्नेल। ये क्या है, इनवेसिव स्पेसीज है जो कि सेमी एरिड एरियाज में पाई जाती है इंडिया के, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें बताना है कि कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन नहीं है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो सीड बैंक क्या है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन का पार्ट नहीं है। कौन सा, सीड बैंक। नेशनल पार्क भी पार्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन का, जूलॉजिकल पार्क भी है, बॉटेनिकल गार्डन भी है, लेकिन सीड बैंक क्या है, ये सब में से क्या एक प्रकार का ऑड मैन आउट लग रहा है, तो क्या होगा, ये पार्ट नहीं है किसका, एक्स सिटू कंजर्वेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कि मैच द फ्लोइंग करना है। तो इसमें बताया गया है सुंदरबन कहाँ पर है, मतलब किससे रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में हरिक कहाँ पर है, पंजाब, और चिल्का कहाँ पर है, ओडिशा, और भरतपुर राजस्थान, ठीक है। तो आपका हिस्सा भी मिला के आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इसमें से कौन सा नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, इसके बारे में बताना है, जिसमें कि एग्रीकल्चर रन ऑफ क्या है, ये नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन का क्या है, ये पार्ट है। 31 का ऑप्शन 4 वाला राइट है। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बताना है कौन सा नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है। स्मोक क्या है, नेचुरल पॉल्यूटेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, फुल फॉर्म बताना है टीडीएस का। क्या फुल फॉर्म है टीडीएस का, टीडीएस का फुल फॉर्म है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। क्या फुल फॉर्म है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34, डिसाइबल एडीबीए मेजर किसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, डिसाइबल एडीबीए मेजर को, पिच ऑफ द साउंड। क्या है ये, पिच ऑफ द साउंड, ऑप्शन फर्स्ट वाला, पिच ऑफ द साउंड। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, इस बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, हैजरस वेस्ट की। तो प्रेजेंट ऑर्डर, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, हैजरस वेस्ट की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैजरस फेट। इसमें से कौन सा फिजिकल ट्रीटमेंट है किसका, हैजरस वेस्ट का। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, लगूनिंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मैटर इज जनरली यूज when many industries in urban area do not have vacant space for disposal of waste। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा चीज़ें मतलब मेथड को यूज़ करते हैं इंडस्ट्री साथ साथ शहरी एरिया, जब उनके पास क्या है कुछ वेस्ट वगैरह चीज़ें मतलब कचरा वगैरह डालने के लिए स्पेस ना हो, तो वो कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड डिस्पोजल मेथड। कौन सा मेथड को यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड डिस्पोजल का मेथड को यूज़ करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38, तो इंटर गवर्नमेंट पैनल किसके पर, क्लाइमेट चेंज पर वास्ट एस्टेब्लिश। इन कब इसकी शुरुआत की गई थी, कौन से ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी, इंटर गवर्नमेंट पैनल किस पे, क्लाइमेट चेंज पे। कब इसकी शुरुआत की गई थी, 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जोन का किस में फाउंड किया जाता है, सेट्रोस्फीयर पे। किस पे, सेट्रोस्फीयर पे। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें से बताना है कौन सा इफेक्ट नहीं है किसका, एसिड रेन का। तो इंक्रीज होना टेम्परेचर पे, किसके, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर में इंक्रीज होना टेम्परेचर। तो ये क्या पार्ट नहीं है किसका, एसिड रेन का। तो आप 14 का जो ऑप्शन फर्स्ट है वो वाला राइट है। क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 14(1),
समिट 2002 कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? जोहान्सबर्ग में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। और समिट 2002 को ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज वन ऑफ द जोनल ब्रांच ऑफ नेशनल ट्यूबुलेंस इज लोकेटेड? तो इसे बताना है कि कौन सी सिटीज़ में जोनल ब्रांच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्यूबुलेंस लोकेटेड है। कौन सी सिटीज़ में लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर लोकेटेड है? नेशनल ग्रीन ट्यूबुलेंस कहाँ पर लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल्स इन किसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटमेंट के बारे में बताता है? कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट। द स्टेट शॉल एंडिवियर टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। प्रोटेक्ट भी करेगा, साथ साथ इम्प्रूव भी करेगा इन्वायरमेंट को, सेव भी करेगा, साथ साथ में क्या है? वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को भी और वाइल्ड लाइफ कंट्री के। तो इसमें कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है? इंडिया के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में किया गया है? आर्टिकल्स नंबर 48 में क्या है? किया गया है। आर्टिकल्स कौन सा? 48 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, मेजर फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC अबाउट 1800 AD वॉज लार्जली ड्यू टू, किसके कारण है? इंक्रीज होना बर्थ रेट किसके साथ में? द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में। तो 44 का ऑप्शन फर्स्ट वाला। उसके बाद में पूछा गया इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा डिसीजेस जेनेटिक नहीं है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जेनेटिक डिसीजेस कौन कौन से नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन थर्ड वाला क्या है? राइट आंसर है। तो ये क्या है? जेनेटिकल डिसीजेस नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, मैच द फ्लोइंग है, मैच करना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक किससे रिलेटेड है? ऑब्वियसली हीट से रिलेटेड है। तो बायोलॉजिकल होगा तो वो किससे रिलेटेड होगा? पेस्ट इन्वेशन से रिलेटेड होगा। जियोलॉजिकल तो किससे रिलेटेड होगा? जियोलॉजिकल आपका रिलेटेड होगा लैंडस्लाइड से रिलेटेड। और हाइड्रो तो किससे रिलेटेड होगा? फ्लड से रिलेटेड होगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन। कौन सा? एटमॉस्फेरिक हीट वेव से रिलेटेड है, राइट। और बायोलॉजिकल है तो आपका किससे रिलेटेड होगा? पेस्ट इन्वेशन से रिलेटेड होगा। जियोलॉजिकल है तो लैंडस्लाइड से रिलेटेड होगा। हाइड्रो है मीन्स फ्लड से रिलेटेड होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, साइलेंट वैली इज लोकेटेड अलोंग विद द रिवर। जो साइलेंट वैली है कौन से रिवर के साथ में लोकेटेड है? कुंथी। कौन सा रिवर? कुंथी। उसके बाद में 48, which one of the following is not factor for the creation of new setup of environmental ethic? इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं है क्रिएशन करना न्यू सेटअप का environmental ethic का? कौन सा नहीं है? एडवांसमेंट होना साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो ऑप्शन सेकंड वाला, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49, लैंड एथिक किसने लिखा है? किसने लिखा है बताना है। तो इस लैंड एथिक्स का जो ऐसे है वो किसने लिखा है? एल्डो लियोपोल्ड ने लिखा है। किसने लिखा है? एल्डो लियोपोल्ड ने लिखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है इसके बारे में बताना है। तो ये फुल स्टेटमेंट आपके इंग्लिश के बारे में दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन थर्ड वाला है क्या है? ये गलत वाला है। इसमें क्या बताया गया है? इन्वायरमेंटल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। इसमें बताया कि जो इन्वायरमेंटल एनर्जी क्या वो इंक्लूड नहीं करता कि सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के दोनों इंक्लूड नहीं करता है सब्जेक्ट को। तो ये क्या है? गलत है, ठीक है, इंक्लूड करता है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है? गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो इसमें फॉल्स कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हुआ? गलत आंसर हुआ। तो ये तो हमने देखा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में डाउट आता है, इस वीडियो से रिलेटेड हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो,
कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो आपको इस वीडियो के अंदर तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ भी अगर आपका डाउट वगैरह हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।